दिस इज व्हाट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। चार, ये चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं हम लोग, चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 4 to 11 है ये। बस इन सब में पावर्स एंड ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा की। अब बताइए सेक्शन 4 में इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। सेक्शन 4 में अब दो बातें पढ़ते हैं, सेक्शन 4 में दो बातें क्या पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर नंबर 1 एंड नंबर 2 पढ़ते हैं लायबिलिटी का एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी किसकी, इंफॉर्मेंट की। जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इंफॉर्मेंट, उसकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, इस हेडिंग को पूछ लेंगे कहां पर दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, who has reason to believe that an act of domestic violence, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है, has been or is being or is likely to be committed। बस यही है लाइनें काम की आपकी, जिससे भूल करके आप अपना फेलियर निश्चित कर सकते हो 100%। इनको भूल जाओ और एकदम, मान लीजिए किसी लड़की से कह रखा हो कि जैसे ही तू पास करेगी एग्जाम तेरे शादी कर देंगे हम, ना पास ही नहीं होती। बस पास नहीं होना तो भूल जाओ इन सबको बस, और पास फेल होना है, सॉरी पास होना है, पास नहीं होना है तो भूल जाओ, पास होना है तो याद रखो क्या, जो मैंने गोले बनाए हैं उनको ध्यान रखो। दिस इज वॉट एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कौन सा, हु हैज रीजन टू बिलीव that an act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed। तीनों बातें आ गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने के कारण है, हैज रीजन टू बिलीव, विश्वास नहीं करता है, विश्वास करने के उसके पास कारण भी है, समझा देगा मेरा ऐसा विश्वास क्यों है, क्या, एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 में, हैज बीन कमिटेड, कि डोमेस्टिक वायलेंस हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होगी तभी तो कंप्लेंट करेंगे, सही है। इज बीइंग कमिटेड, अभी भी हो रही है, ये भी सही है। ये है खतरनाक बात, इसको पढ़ लीजिए दोबारा। एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड, डोमेस्टिक वायलेंस का कार्य होना संभाव्य है, लाइकली टू बी कमिटेड यानी कि तो एंटिसिपेशन ही हो रहा है यहां पर, तो उसको लगता है कि ऐसा होगा, it is likely to be committed, then may give information about it to the concerned protection officer। संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो इसकी सूचना देगा, या सूचना किसको देगा, एसएचओ को देगा, किसी पुलिस ऑफिसर को देगा, या प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा, कीर्ति सिंह, कम ऑन, प्रशांत सिंह। इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस की इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, कम ऑन, यही प्रीलिम्स सा क्वेश्चन आएगा आपसे बस। दिस इज द ओनली क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर को अभी आपने पढ़ा था सेक्शन 2N में, जाइए भाग करके, ये रहा आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर, अभी पढ़ाया था ना। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन से सेक्शन में करती है, सेक्शन 8 में करती है। डिफाइंड कहां पर है, सेक्शन 2N में है। इसका महत्व क्या आ गया यहाँ पर, भाई साहब इसको दी जाएगी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस बात की दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी डोमेस्टिक वायलेंस की दी जाएगी। अच्छा वो वायलेंस जो हो चुकी है ना, ना वो वायलेंस जो हो चुकी है उसकी, जो हो रही है उसकी, और जिसके होने की संभावना है, लाइकली टू बी कमिटेड, इन तीनों ही प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस की सूचना दी जा सकती है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आया समझ में नहीं आया, चलो बोलो जल्दी बोलो। रिंग की इन्हीं में से वो ऑप्शन बना देगा, हैज बीन ऑप्शन ए, इज बीइंग ऑप्शन बी, लाइकली टू कमिट, आंख बंद करके टिक कर देना, बन गई जज। क्या रखा है जज बनने में बताओ, बस याद रखना है तुमने, इतना से तो काम करना है, बस याद रखना है, रिवीजन करना है।
चलिए फिर मैं इसको समझाता हूँ, फिर रिवाइज कराऊंगा आपको। मैं लिख लेता हूँ क्या रिवाइज कराना है। रिवीजन वैल्यू समझानी है इनको। हाँ जी, यहाँ पर आ जाइए, फिर आइए दूसरी बात। अब ये यहाँ कौन थे साहब, इन्फॉर्मेंट आ गए थे। अब देखिए क्या है, नो लायबिलिटी सिविल और क्रिमिनल शैल बी इंक्योर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1। अब ये है, अब लग रहा है प्रियांशी अग्रवाल को, जो मेरे बगल में जो लड़की रहती है, इसके साथ ऐसा होने वाला है। डोमेस्टिक वायलेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड। सही है, इसको सुन लिया होगा, खुसर खुसर कर सुनने क्या था इसको, सुन लिया इसने कि भाई यहाँ पर तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है। देन शी कॉल्ड, यस यस प्रोटेक्शन ऑफिसर प्लीज प्लीज, हमारे यहाँ पे रहती है पारो पड़ोस में, इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने वाली है, बस आ जाओ। गॉट इट। अब लाइकली टू बी कमिटेड थी, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब पता चल गया वहां पर कि अच्छा ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी इसने, इसी पर पहले अब सिविल केस करो, इसी पर पहले क्रिमिनल केस करो। तो अगर ये पढ़ लिख लेगी, जो मैं समझा रहा हूं इसको पढ़ ले, तो सेक्शन 4 इसके 4 क्लॉज 2 इसको बचाएगा। ये क्या कहता है, नो सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी शैल बी इंक्योर्ड बाय एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इंक्योर्ड नहीं की जाएगी। किसके लिए, यदि उसने इंफॉर्मेशन दी है सबसेक्शन 1 में। शर्त सिर्फ ये है दैट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन व्हाट, गुड फेथ। गुड फेथ में दी जानी चाहिए। इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन गुड फेथ, एक ही है बस रिक्वायरमेंट कि गुड फेथ को आप आराम से हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन बिफोर प्लेम्स। when can your liability be avoided, that if you give the information in good faith, you will not be subjected to any civil liability, you will not be subjected to any criminal liability just because you're informant। आप तो भैया भले आदमी हो, आपने तो शासन की नजर में लाया है कि ऐसा काम हो रहा है, आपको क्यों हम सिविल लायबिलिटी देंगे, आपको क्यों हम क्रिमिनल लायबिलिटी देंगे। लेकिन आपको एक काम जरूर करेंगे, हम आपको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जरूर देंगे। यहां से कर लेंगे आप लोग, बोलो है ना, कम ऑन। सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स कल से करेंगे। और 11 से देखो मैं पढ़ाऊंगा 5 से लेकर 11 तक। 11 से आगे के वीडियोस ऑलरेडी वहां पर हैं, तो आप वहां से कवर कर लेना। ठीक, अब मैं आपको एक बात समझानी चाह रहा था, आप सभी लोगों को, हालांकि कुछ लोग पहले समझा चुका हूँ। वो ये रहा, देखिए अक्सर स्टूडेंट यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप ये खुद देखिए, इसको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज। और ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ये आने वाले 2-3 मिनट का जो वीडियो है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट 8 से 10 साल भी लगा दें, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। और ऐसा क्या है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग जज बन जाते हैं, फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या उनका आईक्यू का लेवल है, प्रॉब्लम आईक्यू में डिफरेंस है, क्या उनका जो बैकग्राउंड है उसमें अंदर है, या फिर उनकी उनका जो है, उनकी जो प्लानिंग है या स्ट्रेटेजी है उसमें कुछ अंतर है। ऐसा क्यों है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तो देखिए अगर आईक्यू का लेवल में डिफरेंस होगा तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि किसी को 8-10 साल लग जाए और किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो आईक्यू लेवल की थ्योरी तो एकदम गलत है। बैकग्राउंड में भी वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, एक बच्चे का बैकग्राउंड पुअर है तो वो 1 या 2 साल में बन जाएगा। समझने की जरूरत है, केवल और केवल आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका पढ़ने का तरीका, वे ऑफ रीडिंग स्टडिंग लर्निंग, ये मैटर करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये समझ लीजिए, अब इसको आप ऐसे समझिए, ये एक बकेट है, इसमें मल्टीपल सोर्सेज से पानी आ रहा है, और यहाँ पर पानी यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। एक दूसरी बकेट है, उसमें भी कम सोर्सेज हैं पानी के, लेकिन पानी के सोर्सेज वहां पर भी हैं। इसमें क्या दिक्कत है, पहली वाली में यहाँ पर कुछ छिद्र बने हुए हैं, इसमें होल्स हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है,
यहां पर कोई होल नहीं है। तो मुझे बताइए कि कौन सी बाल्टी जल्दी भर जाएगी? कम ऑन, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ऑब्वियसली क्योंकि ए में पानी परकुलेट कर जाएगा, रुकेगा नहीं, सेव नहीं होगा, तो ये ए कभी नहीं भरेगी। और बी बी में क्योंकि पानी का लॉस नहीं हो रहा है तो वो जल्दी भर जाएगी, भले ही वहां पर बूंद बूंद भर करके पानी आ रहा हो। यहाँ पर नल से ही पानी आता रहेगा, बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ वाटर होगा तब भी पानी नहीं रुक रहा है यहाँ पर। ये है आपकी नंबर ऑफ क्लासेस, ये है आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये है आपके नंबर ऑफ सेक्शंस। मल्टीपल, बहुत ज्यादा कोर्स सिलेबस कवर करा आपने, बट यू डिड नॉट रिटेन इट। आपने उसको रिटेन नहीं किया माइंड में, तो रिजल्ट विल बी लाइक ए। आपने बहुत सेलेक्टिव पढ़ा, कम पढ़ा, लेकिन आपने उसको रिटेन कर लिया, तो आपकी सक्सेस होगी बी की तरह। और यहाँ पर जो होल्स हैं, जिनको कैसे सीमेंटेड करेंगे, कैसे रोकेंगे आप सेव के, उसको हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवीजन। यहाँ पर है, यहाँ पर होल्स का मतलब है भूलना, लॉस ऑफ मेमोरी। हम भूल जाते हैं बार बार, पढ़ा फिर भूले, पढ़ा फिर भूले, समझे? एक इंसान है कि पढ़ लिया, लेकिन उसने कसम खा ली कि इसको नहीं भूलने देना, बस मुझे आगे मेरा काम कम हो या ज्यादा हो, तो वो रोक के चल रहा है चीज को। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर भी कवर कर लेगा चीजों को, ये इंसान कभी कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि कम क्लासेस हो, कम सिलेबस कवर किया हो, चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपने कितना ही पढ़ लिया वो सब बेकार हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं ये हमेशा एडवाइस करता हूँ कि रिवीजन पर बहुत फोकस करना है आप लोगों ने। तो 1 घंटा रिवीजन करो अभी, या 2 घंटा, एक में 2 घंटा नया सब कुछ पढ़ना है तो 1 घंटा रिवीजन भी करो। जो आज पढ़ लिया उसको याद करो, फिर रिवीजन में, जब कल जो नया कोर्स करोगे तो साथ ही साथ रिवीजन भी करोगे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जब फोर्थ डे पढ़ रहे होगे आप तो 3 दिन का जो काम किया है उसका भी रिवीजन कर रहे होगे, फोर्थ डे का नया कोर्स कर रहे होगे, एंड सो ऑन। मीन जितना आपने पीछे कर रखा है उसमें आपको रिवीजन करना ही करना है। अब आपको लगेगा सर हमारे से कोर्स की स्पीड कम हो जाएगी, होने दो, लेकिन एटलीस्ट जो पीछे पढ़ा है वो तो आपके पास रहेगा, अदरवाइज बकेट ए वाला हाल हो जाएगा आपका। तो बी में ही, बी के तरह से काम करने में भलाई है आपकी। तो आई बिलीव आप कर लेंगे अच्छे तरीके से। कितने लोग ऐसा करेंगे, कितने लोग इससे समझते हैं कि हाँ जो मैं समझा रहा हूँ वो सही समझा रहा हूँ आपको? हाँ है ना, बताइए जल्दी से। और अगर समझा रहा हूँ तो इसको फॉलो कीजिए, करना, यही आपको जज बनाएगा। और अभी आप सभी लोगों से जिनको कहीं भी कंफ्यूजन है, मेरा वो वाला वीडियो जरूर देख लेना जिससे मैंने समझाया कि यूपी जुडिशरी करियर में कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, विद दिस वर्ड्स आई एंड द क्लास ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच।